Hello everyone. So today we are going to start chapter number 18 of class 11th biology, that is body fluid and circulation. तो शुरुआत करते हैं बॉडी फ्लूइड से। जो बॉडी फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बनता है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट को हम आगे डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉडी फ्लूइड दो टाइप्स का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड एंड सेकंड वन इंट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर को हम ECF भी कह देते हैं और इंट्रा सेलुलर ब्लड फ्लूइड को हम ICF भी कह देते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा सेल है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड है, ये हमारा अंदर इंट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड है। तो जो ECF यानी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड, अब मैं इसको जो है ECF और ICF से ही बोलूँगी, आप समझ जाना। तो जो एग्जाम्पल है ECF के वो है ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड। एक CSF होता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, सॉरी माइंड नहीं ब्रेन, तो उसकी जो फुल फॉर्म है एलोबरेटिव फॉर्म में जो हम उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके जो बीच में जो है साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो बेसिकली ये जो सारे फ्लूइड, ये मैंने ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, CSF, साइनोवियल फ्लूइड, ये हमारे सारे एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड है, मतलब ये सेल के बाहर होते हैं। जबकि एक और मेजर पॉइंट इसमें कि जो मोस्ट या मैक्सिमम कैटाइन जो ESF का होता है वो होता है सोडियम। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है 1% कि पूछ ले ESF का जो मैक्सिमम या मोस्ट अबंडेंट कैटाइन वो है सोडियम। इंट्रासेलुलर के केस में बात करें तो वो है K पॉजिटिव यानी हमारा पोटेशियम। ECF की बात करें तो सोडियम, ICF की बात करें तो पोटेशियम। ठीक है, फिर अब आते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट पे, मेन टॉपिक पे, जो कि है ब्लड। ब्लड मतलब खून। तो ब्लड क्या है? सॉफ्टेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, मतलब इससे ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू हमारी बॉडी में कोई भी नहीं है। सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी है ब्लड। फाइबर्स अब्सेंट होते हैं ब्लड में, अभी यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी। और ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के हैं यहाँ, मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर्स। ये हमारे सेल हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर ये जो मैंने ऐसे रेड पेन से डॉट डॉट किया है, ये है हमारा मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। अब ये जो ये मैंने ब्लैक पेन से लाइन लगा रखी है थोड़ी सी जिगजैग टाइप, ये है हमारे फाइबर। और फाइबर्स जो हैं वो हमारे ब्लड में अब्सेंट होते हैं। अब भाई इन्होंने तो कह दिया ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता तो फाइबर भी तो होता ना। अब मैट्रिक्स है, सेल्स है, फाइबर अब्सेंट है, तो हम ब्लड को जो है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो फाइबर्स हैं वो क्या है? अब्सेंट होते हैं। जबकि अब सॉफ्टेस्ट टिश्यू की बात की है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में चले जाते हैं। हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है बॉडी का? ऑब्वियसली हमारी बोन। ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो एक्सटर्नल इंजरी वगैरह से, तो ये हार्डेस्ट टिश्यू हुआ। और हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें, यहाँ ऊपर हमने टिश्यू की बात की, अब अगर सब्सटेंस की बात करें तो वो है इनामिल, इनामिल ऑफ टूथ, इनामिल ऑफ टूथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टडी होती है ब्लड की उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। ठीक है, कलर खून का रेड, ये हम सभी जानते हैं। pH जो होता है वो 7.4 होता है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन, ना एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, एल्कलाइन नेचर। बाय वेट जो है ब्लड बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 7 से 8% जो हमारा बॉडी वेट होता है वो ब्लड की वजह से होता है। किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। बाय वॉल्यूम बात करें तो 5 से 6 लीटर जो है मेल में
और 4 से 5 लीटर जो है फीमेल में होता है। सोचने वाली बात यह है कि मेल में 5 से 6 लीटर है तो फीमेल में 4 से 5 क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो हमारा जो फीमेल्स में ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से जो इनमें वॉल्यूम है ब्लड की यानी फीमेल्स में वो 4 से 5 लीटर होती है, मेल्स के कंपैरिजन में कम होती है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ यहाँ मैंने बताया कि pH 7.4 है ब्लड का, स्लाइटली अल्कलाइन है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करें तो मतलब जो pH होता है हमारी आर्टेरियल ब्लड का वो स्लाइटली ज़्यादा होता है विनियस ब्लड से, ठीक है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेम pH है, नहीं, हमारे आर्टेरियल ब्लड का जो pH है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है विनियस ब्लड। और जो हमारा आर्टेरियल ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो होता है ऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का pH ज़्यादा होगा विनियस ब्लड से, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्लाज्मा पे। ऊपर हमने ब्लड पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की, ठीक है। प्लाज्मा जो है ग्राउंड सब्सटेंस होता है ब्लड का, विशियस फ्लूइड होता है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, मतलब 55% ऑफ ब्लड जो है प्लाज्मा फॉर्म करता है। ग्राउंड सब्सटेंस हमने बोला ना, तो अब हम देखो हमने ब्लड पढ़ लिया, अब ब्लड में जो है ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से तो मिलके बना है ना, तो हम अब उसकी स्टडी कर रहे हैं। पहले हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ब्लड का, यानी 55% ऑफ ब्लड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है यानी गाढ़ा होता है थोड़ा सा। और प्लाज्मा में भी अगर हम बात करें तो जो 90 to 92% जो है इसमें वाटर होता है, ठीक है। और सिर्फ 6 से 8% जो है प्रोटीन कंटेन करता है ये प्लाज्मा। 90 to 92% वाटर कंटेन करता है, जबकि 6 to 8% प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। प्लाज्मा 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो अब एक एक को थोड़ा सा समझेंगे। एल्ब्यूमिन जो हमारा होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ये प्रोटीन होता है। 54% जो है एल्ब्यूमिन होता है। ये क्या काम करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस जो मतलब मेंटेन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे ब्लड में कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है BCOP, जिसकी वैल्यू 28 से 30 mmHg होती है, उसको जो है ये बैलेंस करता है, उसका ऑस्मोसिस करता है, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की तो ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। नहीं, हाँ ये तो हमने अभी बात की है, ये एल्ब्यूमिन की हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन जो है हाँ एक और बात, एल्ब्यूमिन स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। मतलब देखो एक तो उसकी जो है अबंडेंसी अलग चीज़ है और उसका जो साइज़ है वो अलग चीज़ है। तो अबंडेंसी में जो है उसकी बात की वो 54% है, सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में ये सबसे छोटा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन के ऊपर हम आते हैं। ग्लोबुलिन जो होता है वो 28% होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। इसका क्या फंक्शन होता है? ये इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये उसमें इन्वॉल्व रहता है। 28% ग्लोबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। अगेन अगर हम बात करें तो ग्लोबुलिन प्रोटीन 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा जो है वो सिर्फ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जबकि गामा की अगर हम बात करें उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हम जानते हैं एंटीबॉडीज़ जब हमारी बॉडी में बनती हैं तो वो हमारे किसी भी फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ
लड़ रही होती हैं हमें बीमारियों से बचाने के लिए। तो गामा को हम ग्लोबुलिन कहते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की। ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। बात की थी हमने सबसे पहले एल्ब्यूमिन की, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अब फिब्रिनोजन या फिर जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी कहते हैं, वो उसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, यानी लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। क्या काम होता है इसका, फिब्रिनोजन का फंक्शन? नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब जब हमें चोट लग जाती है, किसी भी इंजरी के टाइम पे हमें जो ब्लीडिंग होती है, आपने नोट किया होगा, छोटी मोटी चोट इंजरीज की मैं बात कर रही हूँ, तो हाँ कुछ केसेस में बड़ी भी हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं कि वो जो बहुत क्रिटिकल सीरियस केस हो जाते हैं जिसमें खून रुकता ही नहीं है, वो नहीं। तो आप देखेंगे कि आपको कट लग जाए, खून आता है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो मतलब जम सा जाता है ना, वो वैक्सी सा हो जाता है थोड़ा सा, या फिर मतलब गाढ़ा सा हो जाता है। वो किस वजह से होता है? वो फिब्रिनोजन जो होता है हमारा प्रोटीन या प्रोथ्रोम्बिन जिसे हम कहते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड की क्लोटिंग या कोगुलेशन करना, हमारे खून को रोकना। मतलब कुछ टाइम बाद वो रुक भी जाता है और क्या हो जाता है, उसकी क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो सारे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लीवर में सारे प्लाज्मा प्रोटीन, 3 पढ़े हमने, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है यहाँ? गामा ग्लोबुलिन का। गामा ग्लोबुलिन जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनता है। ठीक है, अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन। एल्ब्यूमिन पढ़ा, एल्ब्यूमिन जो है ग्राउंड सब्सटेंस होता है ब्लड का, 55% जो है ब्लड 55% ऑफ ब्लड होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है। फंक्शन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस करना ब्लड में। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन 28% इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। 3 टाइप्स का होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा और बीटा सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो गामा होता है उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो है की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है, क्लोटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए ये ज़रूरत होती है इसकी। नेक्स्ट बात करें कि भाई प्लाज्मा प्रोटीन बनते कहाँ हैं? सारे लीवर में बनते हैं। एक्सेप्शनल केस है गामा ग्लोबुलिन जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लाज्मा कंटेन क्या क्या करता है। कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बोनेट, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी कंटेन करता है प्लाज्मा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी। और जो हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं ना, वो भी ब्लड के थ्रू होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू टारगेटेड टिश्यू पे। यूरिया भी। ठीक है, तो क्या क्या? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 नेगेटिव, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, हार्मोन्स, यूरिया, ये सब जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। इसे किसी को कंटेन करता है, कुछ इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लीवर, वो भी लीवर के थ्रू। हाँ ऑब्वियसली हमने पढ़ा तो सारे प्लाज्मा प्रोटीन में एक हमारा क्लोटिंग वाला भी था, कौन सा? ये अपना फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर कंटेन करता है। क्लोटिंग फैक्टर कहाँ प्रोड्यूस होंगे? अल्टीमेटली लीवर में। प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये हमारे जो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब हमें कोई इंजरी होती है तब ये स्टिमुलेट होते हैं और तब ये एक्टिव फॉर्म में होके जो है हमारे ब्लड को कोगुलेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीट में बहुत बार आया है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। अब प्लाज्मा में यहाँ पे तो क्लोटिंग फैक्टर है भाई, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, अब प्लाज्मा में अगर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसे हम कहते हैं सीरम, जो क्लोट नहीं कर सकता ब्लड का। क्या कहते हैं? सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा, अब ये मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए दोबारा से लिख दिए सारे पॉइंट्स यहाँ कि प्लाज्मा ट्रांजिट क्या क्या करता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, यूरिया, क्लोटिंग फैक्टर्स,
हार्मोन्स, हेपरीन। अब हेपरीन की बात करेंगे। हेपरीन जो है ना एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाएं, ठीक है, कोगुलेशन कम हो, मतलब कोगुलेशन कम नहीं, कोगुलेशन हो ब्लड की, जब कोई बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है उस टाइम पे ब्लड नहीं रुकता, तो ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ये शायद कोई इंजेक्शन भी देते होंगे कि भाई कोगुलेशन हो जाए, ठीक है, आर्टिफिशियल कोगुलेंट की अगर हम बात करें। लेकिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट, हाँ ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या, अब ये कभी सोचा आपने कि अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा में होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, तो अब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे भी तो ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो फिर उस ब्लड का जो है कोगुलेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा हेपरीन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है कोगुलेशन ब्लड वेसल्स में, ये भी लीवर में प्रोड्यूस होता है और सिक्रेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के द्वारा, ठीक है। हेपरीन की बात की, लीवर में प्रोड्यूस होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, प्रिवेंट करता है कोगुलेशन हमारी ब्लड वेसल्स में, सिक्रेटेड होता है मोस्टली सेल्स के द्वारा कनेक्टिव टिश्यू के। डन। नेचुरल एंटीकोगुलेंट एग्जाम्पल जैसे हमारा हेपरीन, वो बनता है हमारा म्यूकोपोलीसेकेराइड से, किससे, म्यूकोपोलीसेकेराइड, म्यूकोपोलीसेकेराइड। और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक तो हेपरीन है, एक हमारा होता है हीरोडीन, जो हमारी लीच होती है ना उसमें हीरोडीन होता है, हीरोडीन नाम का नेचुरल एंटीकोगुलेंट। एनोफिलिन होता है मॉस्किटो में, ठीक है, तो ये क्या करता है, जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमारा खून चूसते हैं, तो पहले अब अपनी सलाइवा में जाके स्टोर करते हैं उसको, ताकि वहाँ पे जो इनका एनोफिलिन नाम का नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है वो उसे क्या कर दे, कोगुलेट कर दे, ठीक है। तो ये जो हमारे एंटीकोगुलेंट नेचुरल के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट हम बात करें अब आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। आर्टिफिशियल में जो है हमारा सोडियम सिट्रेट या फिर सोडियम ऑक्जिलेट इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ माइंड मैप बनाया है कि इजी हो जाए बिल्कुल पढ़ना। प्लाज्मा जो है वाटर कंटेन करता है 90 to 92%, प्रोटीन 6 to 8%, मिनरल्स भी और अदर सब्सटेंसेस भी। प्रोटीन है अगेन डिवाइडेड इनटू 3 प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है यानी 55%, ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है। ग्लोबुलिन 28%, डिफेंस मैकेनिज्म। फिब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन फॉर ब्लड कोगुलेशन। अब मिनरल्स कौन से थे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3 नेगेटिव, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, यूरिया, ग्लूकोज, लिपिड, हेपरीन, कोलेस्ट्रॉल, क्लोटिंग फैक्टर्स। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमने ब्लड पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा, बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 19 वो पहले 3 जो है कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, अरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, अरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। जो अरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स। जो हमारा आरबीसी होता है ना वो 99% फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बनाता है, मतलब आरबीसी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 99%, और जो हमारे डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स हो गए वो 1% कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं इनके न्यूक्लियस नंबर, साइज और लाइफ स्पैन की। तो इन अरिथ्रोसाइट में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी, ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस सिर्फ किस में प्रेजेंट है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स में यानी ल्यूकोसाइट। डन। और 45% ऑफ ब्लड जो है वो ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट 45% नहीं होता, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ना वो 45% ऑफ ब्लड होते हैं। हाँ, अभी हमने पीछे बात की प्लाज्मा की, प्लाज्मा होता है 55% ऑफ ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है 45% ऑफ ब्लड, आरबीसी 99% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एंड प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी आर 1% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। न्यूक्लियस एब्सेंट इन अरिथ्रोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स,
जबकि प्रेजेंट होता है हमारा ल्यूकोसाइट में। नंबर की अगर हम बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन जो है आरबीसी का नंबर होता है, यानी 50 to 55 लैक्स, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स 6000 to 8000। नेक्स्ट बात करें थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स की 1.5 to 3.5 लाख। सबसे ज़्यादा बात करें तो हमारा आरबीसी का है, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे लीस्ट जो है नंबर में वो है हमारा डब्ल्यूबीसी। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी, 6000 to 8000 जो है ल्यूकोसाइट, 1.5 to 3.5 लैक्स जो है प्लेटलेट्स। साइज़ की अगर बात करें तो माइक्रोन उसमें है, ये अपना माइक्रोन में है, इसका साइज़ 7 to 8 माइक्रोन जो है वो है आरबीसी का साइज़, 10 to 20 है ल्यूकोसाइट का, 2 to 3 है प्लेटलेट्स का। यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज़ है वो किसका है? सबसे पहले है प्लेटलेट्स, फिर आता है हमारा आरबीसी, देन है हमारा आखिर में ल्यूकोसाइट। सबसे बड़ा साइज़ किसका है? प्लेटलेट्स का, फिर हमारा आरबीसी का, फिर हमारा ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो आरबीसी की 120 डेज़ होती है, यानी वो आरबीसी फॉर्म होने के बाद 120 डेज़ तक जो है रह सकती है ज़िंदा। 8 घंटों से लेकर कुछ दिनों तक डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन है, और थ्रोम्बोसाइट्स की जो लाइफ स्पैन है वो है 3 to 5 डेज़। 120 डेज़ आरबीसी, 8 hours to few days डब्ल्यूबीसी, 3 to 5 डेज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये साइज सीक्वेंस मैंने बता दिया कि साइज़ की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का सबसे ज़्यादा है, आरबीसी का उसके बाद है, प्लेटलेट्स का लास्ट में है। अरिथ्रोसाइट, अब हम बात करते हैं अरिथ्रोसाइट्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट के पहले कंपोनेंट अरिथ्रोसाइट की। अरिथ्रोसाइट जो है मोस्ट अबंडेंट ब्लड कॉर्पस्कल है, 99%। हमने बात की थी इस बारे में। न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मैमल्स प्रेजेंट। हाँ, मैमल्स में नहीं होता, यानी हम में नहीं होता। इनिशियल स्टेज में तो हमारे में जो है ये न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन डीजनरेट हो जाता है फॉर्मेशन के दौरान, मतलब एट द एंड जो है वो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं, ये हमारी आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी जो है बाइकनकेव शेप की होती है। अब ये ऐसे बाइकनकेव शेप की क्यों होती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये जो आउटर कवरिंग होती है आरबीसीज की, इसे हम डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी की होती है ये हमारी, इसे हम डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि परमिएबल होती है क्लोरीन और HCO3 नेगेटिव के लिए, और इम्परमिएबल होती है अपनी सोडियम और पोटेशियम के लिए। हाँ, अब यहाँ से आप देखो, मैंने पीछे बताया था रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा से ब्लड में जो है क्लोरीन शिफ्ट हो गया था, क्लोराइड शिफ्ट वहाँ हुआ था, राइट। तो वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डोनेंस मेम्ब्रेन, वो परमिएबल होती है क्लोरीन और HCO3 नेगेटिव के लिए। जो HCO3 जो है आरबीसी से प्लाज्मा में गया था, क्लोरीन प्लाज्मा से आरबीसी में आया था, जबकि अंदर सोडियम भी था, बाहर सोडियम था और अंदर पोटेशियम था। आरबीसी में पोटेशियम था और प्लाज्मा में सोडियम था, लेकिन उनका कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो इम्परमिएबल हैं। ठीक है, बात करें अब थोड़ा सा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चारों के चारों जो हैं इसमें अपने आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, गोल्जी बॉडी भी नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER भी एब्सेंट होती हैं। अब क्वेश्चन है कि वाई मैमेलियन आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी को जो है हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए होता है। वो रेड कलर का जो पिगमेंट है हमारा हीमोग्लोबिन, जिंक कंटेनिंग, वो चाहिए होता है, इसलिए जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया, अब ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए। तो HB के एक्यूमुलेशन के लिए न्यूक्लियस जो है नहीं होता हमारे मैमल्स में, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों एब्सेंट होती है, तो एंडोप्लाज्मिक एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, fat, cholesterol and present in form of network stromatine which is spongy flexible endoskeleton।
तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि जो हमारे आरबीसी की एंडोस्केलेटन होती है वो प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल से कंपोज होती है, जो स्ट्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि एक स्पॉन्जियस फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन है। आरबीसी हमारी फ्लेक्सिबल होती है इन नेचर, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। मैं ये भी अगेन हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, एक एरोबिक रेस्पिरेशन था, एक एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होता था इनसाइड द सेल्स, एनारोबिक होता था आरबीसी डब्ल्यूबीसी। वो यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि हमारे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, राइट। बात की हमने ऊपर क्या आरबीसी आरबीसी में क्या एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अपना गोल्जी बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट यानी क्रैब साइकिल एब्सेंट, ठीक है। अब क्रैब साइकिल एब्सेंट है तो वो अपनी क्या होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारे एरिथ्रोसाइट में ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आरबीसी में, जिसकी वजह से क्रैब साइकिल भी एब्सेंट है और हैंस एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ होती है। आरबीसी कंटेन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम फॉर CO2 ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर में CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 H2O के साथ मिलकर क्या बना लेता है, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जिंक कंटेनिंग एंजाइम था, आरबीसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है जबकि प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में था। फास्टेस्ट एंजाइम था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने आरबीसी। हाँ, ये भी मैंने अगेन एक रिकेप के लिए लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है आरबीसी में, नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होती, क्रैब साइकिल नहीं होगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो क्रैब साइकिल भी नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दैट इज जिंक कंटेनिंग भी होता है और हीमोग्लोबिन तो होता ही है आयरन कंटेनिंग, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि 12 से 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कैन डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि भाई टोटल हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या है ब्लड में, तो क्या 12 और 16 ग्राम कहोगे? नहीं, 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 मिलीलीटर। अब 500 मिलीलीटर में जो ग्राम्स में हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा वो होगा 750 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 750 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो भी उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट, एक ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट 5%, ग्लोबिन पार्ट 95%। ग्लोबिन पार्ट जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन में जो है 2 अल्फा और 2 बीटा की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। अब बात करेंगे एंटीजन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में कि एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी के उस पे सरफेस पे। जो हमारा आरबीसी है ना उसके सरफेस पे हमारे ब्लड ग्रुप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलेगा तो बनेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आरबीसी, अब बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या है, बाइकनकेव होती है शेप में, प्रोड्यूस होती है बाय रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ये जो है प्रोड्यूस होती है, बाइकनकेव शेप की होती है। एक्सेप्शन केस क्या है, जो हमारे कैमल और लामा होते हैं वो मैमल्स होती हैं, वो भी मैमल्स, लेकिन उनमें बाइकनकेव शेप का आरबीसी नहीं होता, बाइकनवेक्स और ओवल शेप्ड होती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड इन आरबीसी भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्प्लीन जो है एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है हमारा और उसे हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। क्या, ब्लड मतलब जब हमारी बॉडी में
ब्लड जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस टाइम ये स्प्लीन जो है अपना ब्लड हमें देता है। मतलब एक तरीके से ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी है, लिम्फोइड ऑर्गन है, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है उसमें अपनी स्प्लीन में। ठीक है, प्रोसेस क्या है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का, उससे जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं अरिथ्रोपोइसिस। अरिथ्रोपोइसिस और ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अरिथ्रोपोइसिस और अरिथ्रोसाइट से ही बना है अरिथ्रोपोइसिस भी और अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी। ठीक है, इन अडल्ट आरबीसी इज प्रोड्यूस फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, बट इन एम्ब्रियो स्टेज प्रोड्यूस इन पहले योग सेल में, फिर उसके बाद लीवर में, लीवर से स्प्लीन में। अब ये देखो, ये हमारी बोन है, बोन के जो एंड पे रेड बोन मैरो प्रोड्यूस होता है, जबकि इसके मिडल में ये हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और येलो बोन मैरो का क्या काम होता है, ये फैट को स्टोर करता है। एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे अडल्ट आरबीसी प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो में, उस बोन्स के एग्जाम्पल हमारी स्कल बोन, हमारे रिब्स, वर्टिब्री, स्टर्नम, और प्रत्येक लॉन्ग बोन के एंड पे हमारा रेड बोन मैरो फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम है साइनोकोबालामिन, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें परनीशियस एनीमिया भी हो सकता है। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी होती है विटामिन B12 फोलिक एसिड के प्रेजेंट में। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम साइनोकोबालामिन है और डेफिशिएंसी कोज करती है परनीशियस एनीमिया। अब देखो, 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक इन आरबीसी। जो 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक नेचर का होता है। आइसोटोनिक होता है, ना ज़्यादा हाइपरटोनिक ना हाइपोटोनिक। अब देखो, आरबीसी अगर हाइपोटोनिक मीडियम में रख दिया जाए, हाइपरटोनिक मीडियम मतलब 0.9% से ज़्यादा परसेंट में, मतलब 10, 11, 12, 13, तो वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हमारी जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक। हमें पता है वाटर, एयर, गैस, कोई भी चीज़ हुई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है। तो अब अंदर जो हाइपरटोनिक मीडियम है यानी ज़्यादा है, तो अंदर से जो आरबीसी में जो NaCl सॉल्यूशन है वो अंदर से बाहर मूव करेगा, और वो जो हमारी आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। अगर हाइपोटोनिक है मतलब कम है, तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल, वो रप्चर, स्वेल पहले पूरी फूल जाएगी, फूल के क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। मोर नंबर ऑफ आरबीसी देन नॉर्मल। अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आरबीसी के नंबर है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया उसको हम कहते हैं, जो कि मोस्टली हिल स्टेशंस या हायर एल्टीट्यूड में होती है, या फिर ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड विसोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो खून है वो गाढ़ा होने लगता है, जो गाढ़ापन होता है खून में वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ज़्यादा नंबर आरबीसी के उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टेमिक। हाँ, और वो कहाँ होता है, कब होता है, मस्कुलर एक्सरसाइज या फिर हाई एल्टीट्यूड या फिर हिल स्टेशन में। और अगर कम नंबर होगा, लेस नंबर ऑफ आरबीसी देन नॉर्मल, उसे हम एनीमिया कहते हैं, उसे तो हम जानते हैं खून की कमी हो जाना। ठीक है, बात कर ली हमने एरिथ्रोसाइट की, आरबीसी की। अब बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स, WBC। तो ये ल्यूकोसाइट्स को हम WBC वाइट ब्लड सेल कहते हैं। शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये, हमें पता है 8 घंटे से लेकर कुछ दिन तक, 6000 से लेकर 8000 तक जो है इनका नंबर होता है। कलरलेस होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं तो कलरलेस हैं। न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, यानी 10 से 20 जो है इनका साइज होता है। उसके बाद जो है TLC एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC अगर ज़्यादा नंबर में है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये कब होता है, जब हमारे में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, कम नंबर है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। एड्स या टाइफाइड के दौरान WBC के नंबर बिल्कुल कम हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स के। ठीक है, और ज़्यादा नंबर होंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम नंबर है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये अमीबॉइड शेप के होते हैं, लीस्ट कंसिस्टेंट होते हैं शेप में। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं।
तो ये जो है इन कैपिलरी की वॉल है उसको इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लीस्ट कंसिस्टेंट इन शेप, मतलब अपनी शेप कभी भी बदलते रहते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं क्रॉस कर जाते हैं कैपिलरी को, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपेडिसिस। क्या कहते हैं? डायपेडिडिस। अब WBC जो है दो कंपोनेंट में डिवाइडेड होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा, ये इसका न्यूक्लियस डिवाइडेड हो गया लोब्स में, और ये ग्रेन्यूल्स रहे, ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइट में सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा होता है। ये ग्रेन्युलोसाइट डिवाइडेड होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स में, जबकि ग्रेन्युलोसाइट होते हैं एसिडोफाइल्स में और बेसोफिल्स में और न्यूट्रोफिल्स में। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स के, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। WBC का नंबर अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, यानी ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर कब होता है? जब WBC के जो अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर हो जाए, 1 लाख को क्रॉस कर जाए। क्वेश्चन है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट WBC। लार्जेस्ट जो हमारे पास WBC होती है वो मोनोसाइट होती है ए ग्रेन्युलोसाइट की, स्मॉलेस्ट जो है वो लिम्फोसाइट है। ए ग्रेन्युलोसाइट की जो मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट WBC और स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट। मोस्ट अबेडेंट कौन सी है? वो है न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स की न्यूट्रोफिल्स, 60 to 65% ऑफ TLC या WBC। लीस्ट जो है वो है बेसोफिल्स, ठीक है, 0.5 से 1%। और अगर मोस्ट एक्टिव की बात करें तो वो भी हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो मोस्ट एक्टिव भी वही है, 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट एक्टिव भी वही है। फेगोसाइटिक की बात करें वो भी न्यूट्रोफिल्स है। एक्टिव वही चीज़ तो होगी ना जो बहुत ज़्यादा घूमती फिरती होगी सब। फेगोसाइटिक क्या होता है? बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा हो जो चीज़, तो वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स। और एक और है कौन सा? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या है? लार्जेस्ट भी तो क्या है? फेगोसाइटिक। समझ गए? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। मोस्ट अबेंडेंट न्यूट्रोफिल्स, लीस्ट अबेंडेंट जो है वो है बेसोफिल्स। मोस्ट एक्टिव जो है न्यूट्रोफिल्स और फेगोसाइटिक सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। CBC एक टर्म है जिसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। DLC है डिफरेंशिएशन ल्यूकोसाइट काउंट। एक अब हमने पढ़ा था टोटल क्या था वो? ल्यूकोसाइट काउंट। TLC यहाँ पढ़ा था टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और ये हमारा DLC डिफरेंशिएशन ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंस इनमें ये है कि वो तो टोटल ल्यूकोसाइट के काउंट को बताता है, और ये DLC जो है ये डिफरेंशिएशन करती है कि भाई मोनोसाइट में इतना है, ल्यूकोसाइट का काउंट इतना है। ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट में भी डिफरेंशिएशन कौन करती है? DLC हमें बता देता है। एसिडोफिल्स की बात करें, अब एक 1 by 1 के पार्ट्स पे आते हैं। एसिडोफिल्स जिसको हम ओसिनोफिल्स भी कहते हैं, ओसिनोफिल्स। न्यूक्लियस जो है इसमें बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड। ये देखिए ग्रेन्यूल्स तो प्रेजेंट हो गए और बाइलोब्ड ऐसा इस शेप का जो है ये अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। परसेंटेज होता है 2.3%, 2 to 3%, 2 से 3%। फंक्शन जो है ये जो रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करती है? जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है ना तो उसको रोकने का काम करती है। मतलब जो पैरासिटिक या इंटेस्टिनल एस्केरियस जो हमारे इंटेस्टिनल में हो जाते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल ये हो जाते हैं डिसीज़, तो इनको जो है रेजिस्ट करता है। इस इन्फेक्शन को ही रेजिस्ट करने का फंक्शन एसिडोफिल्स का होता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होता है और एंटीबॉडीज IgE प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स सेकेंड ग्रेन्युलोसाइट की बात करें, न्यूक्लियस इसका S शेप्ड है, उसका बाइलोब्ड था, इसका S शेप्ड है, ये आप देख पा रहे हो इधर डायग्राम में। परसेंटेज है 0.5 से 1%। लीस्ट जो हमने पढ़ा था 0.5 से 1 ऊपर था, 2 से 3%। फंक्शन जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपरिन। हेपरिन हमारा एक नेचुरल कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट है। ये जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सूजन आ जाती है तो उस दौरान ये काम आता है। एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं। हिस्टामाइन सिक्रीट करते हैं। हिस्टामाइन जो है एक वैसोडाइलेशन है। सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। स्वेलिंग की बात करें 2 प्रकार की है। एक इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें बाहर भी रेडनेस सी और मतलब ऐसे टैनिंग सी रेड कलर की देख सकते हैं। एक ओइडिमा होती है जो पेनलेस स्वेलिंग होती है,
नेक्स्ट बात करें न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स जो है क्या, PMNL, वो होते हैं पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। न्यूक्लियस की बात करें 3 से 5 लोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है। सबसे स्टार्टिंग में बात की एसिडोफिल्स की, बाइलोब्ड। नेक्स्ट बात की बेसोफिल्स की, एस शेप्ड। अब बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस। परसेंटेज 60 to 65%, मोस्ट अबंडेंट। फंक्शन फैगोसिटिक नेचर, मोस्ट एक्टिव एंड मोटाइल, WBC। ठीक है। बार बॉडी न्यूट्रोफिल्स जो मैंने टर्म बताई है, ये गर्ल्स फीटस में पाई जाती है। पाई जाती क्या मतलब, गर्ल्स फीटस में ही होती है। क्यों? उनके डबल एक्स क्रोमोसोम की वजह से। बात करें मोनोसाइट्स की, एक ग्रेनुलोसाइट का पहला कंपोनेंट मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट WBC होती है। लार्जेस्ट मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC। न्यूक्लियस होती है किडनी शेप की है, बीन शेप्ड, आप देख रहे हो साइड में। परसेंटेज 6 to 8%, परसेंटेज होता है 6 to 8%। फंक्शन होता है फैगोसाइटिक होता है नेचर में, तो अपने न्यूट्रोफिल्स की तरह। और जो है टिश्यूज़ में चेंज इनटू मैक्रोफेजेस। टिश्यूज़ में जब ये पहुंचता है तो ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें लिम्फोसाइट की, ग्रेनुलोसाइट है अगेन स्मॉलेस्ट होता है, वो लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। राउंडेड और लार्जर इसका न्यूक्लियस होता है। परसेंटेज 20 से 25%, इसकी थी अपनी 6 से 8, इसकी 20 से 25। और फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है। परसेंटेज ऑफ WBC, न्यूट्रोफिल्स जो है वो लिम्फोसाइट, हाँ ये मैंने एक रिकेप दिया है कि जो परसेंटेज होती है WBC में वो किस मतलब सबसे ज़्यादा किस में, उसके बाद किस में, सबसे ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, 60 to 65%। फिर है हमारे लिम्फोसाइट में 20 to 25%। फिर है मोनोसाइट में 6 to 8%। देन है एसिडोफिल्स में, मोनोसाइट्स में कितना था, हाँ 6 to 8%। एसिडोफिल्स में हमारा 2 to 3%। और देन है बेसोफिल्स 0.5 to 1% लीस्ट। फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं, मोनोसाइट होते हैं हमने पढ़ा, और एक मैक्रोफेजेस होते हैं। अब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैक्रोफेजेस जो है टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। और स्पेसिफिक भी इनके नाम होते हैं, जैसे लीवर में प्रेजेंट होता है मैक्रोफेजेस, उसका नाम होता है कफर्स सेल्स, कफर्स सेल इन लीवर। ठीक है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ब्लड में, मैक्रोफेजेस टिश्यूज़ में, और इनके स्पेसिफिक नाम भी होता है। जैसे मैक्रोफेजेस अगर लीवर में है तो उसे हम कफर्स सेल कहते हैं। बात करें लिम्फोसाइट, 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है मतलब बेसिकली, जबकि टी लिम्फोसाइट सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार के हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एक हमारे अंदर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, और एक इम्यूनिटी है सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स 2 to 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट हमें पता है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा था अपना, हमने पीछे पढ़ा अपना 10 to 20। ठीक है, यहाँ था हमारा, लिखा हुआ था मैंने, एक बार फिर से देख लेंगे। बहुत पीछे था ये तो। WBC का सबसे बड़ा, फिर RBC का, फिर प्लेटलेट्स का। अरे प्लेटलेट्स का तो सबसे छोटा साइज था, साइज वहाँ कम था। ठीक है। उसके बाद जो है मैमल्स में प्लेटलेट्स जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और डिस्क लाइक होती है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ WBC में प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट होते हैं 2 to 3। ठीक है, कंटेन करते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगाकार्योसाइट सेल के बोन मैरो में। अब ये देखिए, ये हमारा बोन मैरो है अंदर। ठीक है, ये प्लाज्मा, ये RBC, ये बोन मैरो। बोन मैरो में ये जो है ये हमारा मेगाकैरियोट सेल होता है जो रप्चर होके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। रेड बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट सेल जो है रप्चर होके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेटलेट हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन में, सिक्रेट करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोगुलेशन या क्लोटिंग में।
प्लेटलेट्स फॉर्म प्लेटलेट्स प्लग फॉर रिपेयरिंग ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हमारे ब्लड वेसल्स में जो है कट लग जाए, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वहाँ पे एक रिपेयरिंग करने के लिए एक प्लेटलेट प्लग सा बना लेंगे, ठीक है। तो दो फंक्शन होते हैं प्लेटलेट के, पहला क्लोटिंग का, दूसरा प्लेटलेट प्लग बनाते हैं किसकी रिपेयरिंग के लिए, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब डेंगू में डेंगू फीवर हो जाता है हमें, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, जब हमारे प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल है 1.5 लाख से 3.5 लाख, उस बहुत ज़्यादा 1.5 लाख से कम चले जाएंगे, रिडक्शन इन नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेंगू। और डेंगू में अगर हमारे रैशेस दिखने लगे बॉडी पे, मतलब ऊपर बहुत रेडनेस, मतलब रेडिश से अपने दिखने लगे कुछ ऐसे धब्बे से, उस सिचुएशन को कहते हैं परपुरा। क्या कहते हैं, परपुरा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हाँ, अगर इनका नंबर ज़्यादा कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हमारी बॉडी से होने लगता है। इफ़ देयर नंबर बिलो 40,000 से कम हो तो ब्लड स्टार्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे खून स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पर्पल रैशेस हमें दिखने लगते हैं 40,000 से कम हो तो। क्रिटिकल काउंट प्लेटलेट्स का 40,000 ही है, जिसमें पर्पल रैशेस जो है दिखने लगते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स जो है केमिकल दैट कैन इंड्यूस अ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एंटीजन। केमिकल जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, उसे हम एंटीजन कहते हैं, और या फिर एग्लूटिनोजन। केमिकल्स, वो केमिकल जो इंड्यूस करें हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को, उसे हम एंटीजन कहते हैं, एग्लूटिनोजन। वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस हुए एंटीजन के रिस्पॉन्स में, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। हमारी बॉडी में एंटीजन है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगे हुए हैं। अब उसके रिस्पॉन्स में, चाहे वो उसमें कैसे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो या नेगेटिव, उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन एंटीजन, एग्लूटिनिन एंटीबॉडी। एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी सरफेस पे, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ठीक है। अब देखो ये 4 आरबीसी है हमारे पास, ये एंटीजन ए है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर एंटीजन बी लगा हुआ आरबीसी के सरफेस पे, यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीजन है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। ए एंटीजन जहाँ पे है वो ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, और जिसमें एंटीजन नहीं है वो है ओ ब्लड ग्रुप। अब ये टेबल देखना, ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ये एंटीजन है आरबीसी, ये एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, ये डोनर्स ग्रुप की लिस्ट है, और ये कैन गिव ब्लड टू, ठीक है, किसे ब्लड दे सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो है उसके ऊपर ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन भी ए ही होगा। एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी एंटी ए, कौन सी एंटीबॉडी, एंटी ए। उसके बाद डोनर्स ग्रुप जो है वो होगा जो कैन ब्लड ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला जो है ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। और ब्लड दे किसे किसे सकता है, ए वाले को और ए बी वाले को। बी में जो है बी एंटीजन, एंटीबॉडी भी एंटी बी बनेगी, और उसके बाद जो है बी और ओ से ये ब्लड ले सकता है और बी और ए बी को दे भी सकता है। ए बी वाले में एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडी ए बी वाले में बनेगी नहीं। अगर एंटीबॉडी ए या फिर बी कोई सी भी एंटीबॉडी इसमें बनती है तो वो तो इसके अगेंस्ट काम करेगी ना। एंटीबॉडी तो जैसे बी की बन गई तो वो बी को तो मार देगी, ए बी की अब एंटीबॉडी यहाँ बना दी तो उसको उड़ा देगी ना, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। ये खून जो है ले सकता है ए बी से भी, ओ से भी, ए से भी, बी से भी। एंटीबॉडी तो कोई होती ही नहीं ना, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, किसी से भी ब्लड ले क्या फ़र्क पड़ता है। ए बी वाले ए बी को ये ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ए बी को ही दे सकता है, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि ए बी है तो ये ए को भी दे देगा बी को भी दे देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं लगे होते, एंटीबॉडी ए और बी होती है। मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाले में अगर ए या बी हमने कोई सा भी ब्लड डाल दिया, ठीक है, ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज और भी काम करने लगेंगी और जो है वो परेशानी हो जाएगी फिर। तो जो ब्लड ले किससे सकता है, सिर्फ ओ से ही, और दे किससे सकता है, चारों ब्लड ग्रुप को। तो मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जो है आर एच एंटीजन एक और हमारे पास टर्म है, रिसस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। 85% लोगों में पॉजिटिव आर एच एंटीजन होता है और 15% में नेगेटिव, यानी जिसे हम कहते हैं ना, जैसे ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, ये चीज़।
तो डिफरेंस समझते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप में और आर एच ब्लड ग्रुप में। ए बी ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो फॉर्म होती है वो ए और बी होती है, और आर एच ब्लड ग्रुप में एंटीजन आर एच। ठीक है, देखो इसमें देखो जैसे, और सेकंड है इसमें ये एंटीजन ए और ए, मतलब ए लगाओ यानी ये ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटी बी बॉडीज। ठीक है, एंटी बी बॉडीज। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ दूसरे केस में एंटीजन आर एच वाले में, ये हमारा आरबीसी है, बी है, ये बी पॉजिटिव का केस ले रहे हैं, आर एच रिजस एंटीजन इसमें लगा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी। मतलब यहाँ पे आर एच एंटीजन नहीं बनेगा। अगर आर एच एंटीजन यहाँ बन गया तो ये तो इसके अगेंस्ट काम करके आर एच एंटीजन को ख़त्म कर देगा, राइट। इस केस में तो इसलिए नहीं बनेगी। बी नेगेटिव वाले केस में देखते हैं, यहाँ पे तो कोई आर एच एंटीजन इसके आरबीसी के सरफेस पे लगी नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो एंटी ए एंटीबॉडी तो इसके अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई एंटी आर एच एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो मतलब क्या होता है, बेसिकली जो प्रेजेंट नहीं होता उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन ये नेगेटिव वाले केस में, आर एच ब्लड ग्रुप के नेगेटिव वाले केस में, दैट इज़ 15%, उसमें जो है नेगेटिव वाले में भी कोई एंटी आर एच एंटीबॉडीज नहीं बनती। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपना, कि ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर्स ब्लड इज़ वेल आइसोलेटेड फ्रॉम फीटस ब्लड इन केस इफ मदर हैज़ नेगेटिव ब्लड। ठीक है, मतलब एक अरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम की कंडीशन हो जाती है। वो कैसे, कि अगर मदर का जो है वो नेगेटिव ब्लड है और फीटस का पॉजिटिव ब्लड है, तो पहली प्रेगनेंसी में तो देखो मदर और फीटस दोनों का ब्लड जो है वेल आइसोलेटेड होता है एक दूसरे से। मतलब ना मदर का ब्लड फीटस में मिक्सअप होता ना फीटस का, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू वेल आइसोलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी ड्यू टू आर एच एंटीबॉडीज, अब क्या हुआ, देखो मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, फीटस का है पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव यानी इसमें पॉजिटिव वाले में क्या है, आर एच एंटीजन भी लगे हुए हैं, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी का टाइम हुआ तो उस टाइम कुछ बहुत सारे टिश्यूज़ मदर के रप्चर होते हैं, प्लेसेंटा में भी भाई अपना बहुत सारी रप्चरिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस दौरान जो फीटस की आर एच एंटीजन था वो कुछ अमाउंट में मदर की बॉडी में चला गया। ठीक है, अब मदर की बॉडी में तो भाई आर एच एंटीजन था नहीं, तुरंत बॉडी ने डिटेक्ट किया और उसके अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडीज बना ली बॉडी में। ठीक है, आर एच एंटीबॉडी बना ली, अब उसको तो लगा भाई क्या फॉरेन इन्वेडर आ गया। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर फिर से फीटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव ही है, तो उस दौरान आप पॉजिटिव वाले में तो भाई आर एच एंटीजन थी, दोबारा से वही चीज़। अब मदर के ब्लड में आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट तो भाई एंटीबॉडीज़ बन गई, राइट, फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से। तो अब क्या हुआ, अगर सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन हो जाती है कि जो मदर की जो आर एच एंटीबॉडीज़ है ना ड्यूरिंग डिलीवरी, वो डिलीवर हो जाती है फीटस में, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर आर एच एंटीजन लगे होते हैं उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ उनको जगड़ के जो है ख़त्म कर देती है। उस दौरान बच्चे में एनीमिया, खून की कमी, जॉन्डिस या फिर बहुत से सीवर केस में डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम अरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। फैक्ट क्या है कि आर एच एंटीजन कैन पास थ्रू प्लेसेंटा वेरस। हाँ, आर एच एंटीजन अब क्यों गया भाई मदर से फीटस में, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा आर एच एंटीजन पास हो सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए या बी नहीं हो सकता। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी आर एच एंटीबॉडीज इट विल न्यूट्रलाइज, हाँ मतलब एक इंजेक्शन दिया जाता है मदर को, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही दे दिया जाता है एंटी आर एच एंटीबॉडीज नाम का। ये जो उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी में या फर्दर प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड कोगुलेशन की। ब्लड कोगुलेशन जो है दो जो हैं अपने डैमेज, एक तो हमारा डैमेज प्लेटलेट और डैमेज टिश्यू जो है मिलकर ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस को करते हैं। डैमेज प्लेटलेट क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एक केमिकल, डैमेज प्लेटलेट केमिकल रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बिनेज के नाम का। ठीक है, डैमेज्ड टिश्यू जो है एक केमिकल रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन।
डैमेज्ड प्लेटलिन कौन से, थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज, और डैमेज्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब क्या होगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेज में। अब जो ये प्रोथ्रोम्बिनेज है या फिर थ्रोम्बोकाइनेज जिसे हम कहते हैं, वो एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव प्रोटीन है एक हमारा, एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन में, जो इनएक्टिव प्रोटीन है कैल्शियम के प्रेजेंस में, फिर वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एक्टिव एंजाइम हो जाएगा। और लीवर प्रोड्यूस करती है क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के की प्रेजेंस में, फिब्रिनोजन, ठीक है। थ्रोम्बिन जो कन्वर्ट कर देगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, इनसोल्यूबल प्रोटीन में, ठीक है। क्या बताया मैंने, डैमेज प्लेटलेट रिलीज करता है केमिकल थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिनेज। डैमेज टिश्यू रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज में। प्रोथ्रोम्बिनेज जो एक्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन में, एक इनएक्टिव प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक्टिव एंजाइम। थ्रोम्बिन जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिनोजन में, जो लीवर प्रोड्यूस करती है क्लोटिंग फैक्टर। फिब्रिनोजन एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है जो कैल्शियम के प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें क्लोट किससे बन के मिल के बनता है, हमें पता चल गया, डैमेज्ड प्लेटलेट और फिब्रिन, ठीक है। डैमेज्ड प्लेटलेट और फिब्रिन। कैस्केड प्रोसेस होता है, मतलब हमारा जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड है ना, वो एक कैस्केड प्रोसेस नाम को फॉलो करता है। जैसे एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, दूसरी से फिर तीसरी, ऐसा ही तो हुआ है यहाँ पे। जैसे अभी देखना, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में, जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना था। थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन फिर फिब्रिन, ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन है कि मिनरल जो है ब्लड क्लोटिंग का वो कौन सा होता है, वो होता है कैल्शियम। मिनरल फॉर ब्लड क्लोटिंग कैल्शियम। कैल्शियम के प्रेजेंस में तो ये हो रहा था ना। एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होता है, आरबीसी सरफेस पे। ब्लड ओ हैज विच एंटीबॉडी ए और बी। प्लेटलेट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोट सेल्स जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। रप्चर होकर प्लेटलेट बन जाता है। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ओ होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। व्हेन हस्बैंड इज आरएच पॉजिटिव एंड वाइफ इज आरएच नेगेटिव, fetus is RH positive. RH antibody enter in the RH positive fetus from RH negative mother through placenta, avoided by injecting anti-RH antibody into mother. अब बात करते हैं हम लिम्फ की। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। ये क्लोटिंग कैपेसिटी होती है लिम्फ के पास, कलरलेस होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स का अमाउंट जो है लिम्फ में 0 होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी होती हैं लेकिन आरबीसी से कम अमाउंट में, आरबीसी से कम। आरबीसी और प्लेटलेट 0 होते हैं लिम्फ में, और डब्ल्यूबीसी जो है होती हैं लेकिन लेस देन आरबीसी। मिडल मैन ऑफ बॉडी से कहा जाता है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी में काम आता है लिम्फ। आप देखना, ये डायग्राम से समझो थोड़ा। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ये हमारे टिश्यूज़ हैं, ये हमारा लिम्फ, ये हमारा टिश्यू अपना फ्लूइड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये कैपिलरी से ब्लड बहुत फोर्स के साथ जो है इसमें ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र इसमें फ्लूइड हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ तो अमाउंट में यही रह जाएगा इसमें ही अपने प्लाज्मा वाली साइड पे, कुछ वापस जो है कम फोर्स के साथ कैपिलरी में वापस चला जाएगा। जो इसमें रहेगा वो एक लिम्फ हमारी यहाँ प्रेजेंट होती है, इसमें चला जाएगा, इसमें जाके टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है। लिम्फ में क्या होता है, प्लाज्मा प्लस आरबीसी, ठीक है, सॉरी आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, हमारा प्लाज्मा डब्ल्यूबीसी। सीरम क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर जिस प्लाज्मा में एब्सेंट हो उसको हम सीरम कहते हैं। अब देखो वही जो ऊपर समझा, एज ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यू सम वाटर अलॉन्ग विद मैनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज लीविंग लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। फ्लूइड रिलीज्ड आउट इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा, जितना मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में होता है उतना ही लिम्फ में होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एटसेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेज होता है ना, वो ब्लड की और हमारे सेल्स के बीच में वो हमेशा इस फ्लूइड की वजह से होता है, इसलिए तो हम इसे मिडल मैन ऑफ
बॉडी कहते हैं क्योंकि यहाँ हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या गैसेस होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट इनसॉल्युबल प्रोटीन मोर देन ब्लड, इन CO2 वेस्ट प्रोडक्ट और इनसॉल्युबल प्रोटीन ज़्यादा होता है ब्लड से, मोर देन ब्लड से ज़्यादा। और लिम्फ O2 न्यूट्रिएंट्स लेस देन ब्लड से कम। उसके बाद बात करें लिम्फ क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का, मिडल मैन ऑफ बॉडी, इसलिए तो हम कहते हैं। देखो ये एक फ्लो चार्ट सा है। टिश्यू से गया लिम्फ कैपिलरी में, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी हमारी वो ऐसी थी, ठीक है, एक साइड से क्लोज। वहाँ से लिम्फ वेसल में जहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होती है वो ये वाली होती है हमारी वाल्व वाली, जो एक साइड से क्लोज होती है, ठीक है। लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड्स, टिश्यू, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, कैपिलरी वेसल, लिम्फ नोड्स। वहाँ से लिम्फ नोड से जाएगा राइट और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में, जो हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है। राइट वाली जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट होती है वो छोटी होती है, स्मॉलर होती है, जबकि लेफ्ट वाली कंपैरेटिवली लार्जर और लॉन्गर होती है। अभी देखना ये हमारी राइट वाली और ये लेफ्ट। राइट वाला जो है लिम्फ नोड का फ्लूइड राइट में जाएगा और लेफ्ट का लेफ्ट में। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा राइट सबक्लेविन वेन में और लेफ्ट सबक्लेविन वेन में। इसके बाद ये नाउ लिम्फ मिक्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है। इंटेस्टाइन में लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट होती है जो फैट का स्टोरेज करती है, जिसे हम लैक्टियल्स कहते हैं। इंटेस्टाइन में लिम्फ कैपिलरी होती है लैक्टियल्स नाम की, जो फैट के स्टोरेज को करती है। बात करें सर्कुलेटरी पाथवेज के, दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन जो होता है वो लार्ज वेसल्स होती हैं उसमें, ओपन स्पेसिस में, और उसे साइनोसिस हम कहते हैं। ब्लड फ्लो करता है स्लोली लो प्रेशर पे, जैसे मोलस्कस, आर्थ्रोपोडा और काइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा इसके एग्जाम्पल है। क्लोज्ड में जो है हाई प्रेशर से ब्लड जाता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है, एनिलिड्स और कोडेट। एनिमल जिसका लेटरल हार्ट होता है वो अर्थवर्म होता है। ट्यूब लाइक हार्ट होगा कॉकरोच। हार्ट की अगर बात करें तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आर्ट्रियल एक वेंट्रल। एक एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल में भी 3 चैप्टर, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की जिसमें 4 चैम्बर्ड होता है, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। अब देखो ये हमारा हार्ट है, इसके ऊपर होता है एक साइनस विनोस्कस, नीचे होता है कोनस आर्टेरियोसिस। ये 2 एडिशनल सेक होती हैं हार्ट की। फिश और एम्फीबिया में दोनों प्रेजेंट होंगे, फिश और एम्फीबिया में, जिसमें एक फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबिया में 3। रेप्टाइल्स में सिर्फ साइनस विनोस्कस होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड और मैमल्स में दोनों में से कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होता, ना साइनस विनोस्कस ना कोनस आर्टेरियोसिस। बात करें फिश की तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसे, ये हमारा हार्ट है, हमारा नहीं फिश का। इसमें ये ये अपना आर्ट्रियल और ये वेंट्रिकल क्या होगा, ये हमारे गिल्स हैं, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये यहाँ पे गया, पास हो रहा है, गिल्स में गया, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होकर वापस बॉडी में गया, सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस। एम्फीबिया की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक राइट आर्ट्रियल, लेफ्ट आर्ट्रियल और एक ही वेंट्रिकल होती है। ये हमारी बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट आर्ट्रियल में। उसके बाद ये हमारे गिल्स, लंग्स और बकल कैविटी एम्फीबिया यूज़ करती हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियल में आ गया। अब राइट आर्ट्रियल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स हो जाएगा वेंट्रिकल में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ पे होती है। रेप्टाइल्स की बात करें, अगेन 3 चैम्बर्ड हार्ट, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट आर्ट्रियल में। उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट आर्ट्रियल में, वहाँ से मिक्सड अप हो गया वेंट्रिकल्स में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स और मैमल्स में बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, देखोगे डबल सर्कुलेशन होती है। ये हमारी बॉडी से गया राइट आर्ट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, राइट आर्ट्रियल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, फिर आया लेफ्ट आर्ट्रियल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बाद पल्मनरी वेन के थ्रू वापस अपना बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से देखो ये इस डायग्राम से समझो, राइट आर्ट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट आर्ट्रियल में, राइट आर्ट्रियल से गया भाई राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड कर देगी ब्लड को, पल्मनरी वेन उसे लेकर आई लेफ्ट आर्ट्रियल में, लेफ्ट आर्ट्रियल से हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पास हो गया हमारी ओर्टा, आर्टरी और एंड में आर्ट्रियल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
पल्मनरी सर्कुलेशन जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे? राइट वेंट्रिकल्स लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रिकल, ठीक है। वो अपनी ये जो आरवी है राइट वेंट्रिकल, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंचाती है। लंग्स फिर पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। और पल्मनरी सर्कुलेशन हमेशा राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के, राइट आर्ट्रियल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और ये राइट साइड ऑफ बॉडी जो है, राइट साइड ऑफ बॉडी जो हमारा होता है ना, हार्ट, एक लेफ्ट हार्ट में क्या होता है, दो साइड ही तो डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक लेफ्ट और एक साइड, ये राइट साइड ऑफ बॉडी होता है। ब्लड जो है लंग्स में पहुंचाया जाता है पल्मनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। लंग यानी पल्मनरी सर्कुलेशन इन लंग्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। बॉडी पार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वीनियस सिस्टम से आरए में यानी राइट आर्टेरियल में ब्लड जाता है। ब्लड को बॉडी में पहुंचाया जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। अकर्स होता है लेफ्ट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है, ओटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल्स। वीनियस सिस्टम वेन्यूल्स, वीन्स देन वीना कावा, ठीक है। आगे हार्ट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।